अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पीएचपी लेक्चर सीरीज़। आज के लेक्चर के अंदर हम पिछले लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे, जिसके अंदर हमने लास्ट टाइम कंडीशनल स्ट्रक्चर में देखा था इफ़ एल्स स्टेटमेंट को। तो आइए आज नेक्स्ट कंडीशनल स्ट्रक्चर में हमारी जितनी भी नंबर ऑफ़ स्टेटमेंट रहती हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि हमने लास्ट टाइम इफ़ एल्स को डिस्कस किया था, आज डिस्कस करेंगे नेस्टेड इफ़, मल्टीपल इफ़ और इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट को। तो सबसे पहले हम नेस्टेड इफ़ को डिस्कस करते हैं। तो नेस्टेड इफ़ का अगर सिंटैक्स की बात की जाए तो सिंटैक्स आप नोट कर सकते हैं। नेस्टेड इफ़ का सिंटैक्स होता है इफ़, और यहाँ पे आपको पता है कि कंडीशन आती है और उसके बाद आपकी बॉडी आ जाती है, यानी आपने जो स्टेटमेंट लिखनी होती हैं इफ़ कंडीशन के अंदर। और उसके बाद आप नेस्टेड इफ़ की जब बात कर रहे होंगे तो एक आउटर इफ़ होती है, ये आउटर इफ़ है, और इसके अंदर एक और इफ़ होगी जिसको आप इनर इफ़ कहेंगे। तो ये क्या बन जाएगी, ये आपकी नेस्टेड इफ़ बन जाएगी। यानी नेस्टेड इफ़ में हम क्या कहते हैं, इफ़ विद इन अ इफ़, यानी एक आउटर इफ़ और एक उसके इनर इफ़, तो ये क्या बन गई, नेस्टेड इफ़। इसी तरह अगर हम एक और इफ़ इसके अंदर लगा दें ऐसे, तो अब ये क्या होगी कि ये भी नेस्टेड इफ़ का ही स्ट्रक्चर है। अब इसके लिए ये इनर इफ़ है तो इसकी आउटर इफ़ ये वाली है, ठीक है। और ये खुद अगर इसके हिसाब से देखेंगे तो इनर इफ़ है और ये आउटर इफ़ है। अगर इन दो को देखेंगे तो ये इनर इफ़ है और ये इसकी आउटर इफ़ है, ठीक है। इसी तरह हम क्या कर सकते हैं कि इस तरह का स्ट्रक्चर बना सकते हैं, यानी एक इफ़ के अंदर दूसरी और फिर तीसरी। इतना कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर हम अवॉइड करते हैं, लेकिन फिर भी अगर हमें ज़रूरत हो तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर आप इसको कुछ ऐसे लिखें कि इफ़ कंडीशन यहाँ पे एक और लगा दें, तो अब देखें जो आउटर इफ़ है उसके अंदर दो इफ़ कंडीशंस आ रही हैं। इसको बेशक अभी ख़त्म कर दें। एक इफ़ कंडीशन ये आ रही है और एक इफ़ कंडीशन ये आ रही है। तो इन दोनों को अगर आपस में आप देखेंगे तो ये एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक है। यानी ये इफ़ और ये इफ़ आपस में क्या है, पैरेलल है। ये नेस्टेड इफ़ का स्ट्रक्चर नहीं है। इसको आप मल्टीपल इफ़ स्टेटमेंट कहते हैं कि एक इफ़ के बाद आपने दूसरी इफ़ को क्या किया है, यूज़ किया है। लेकिन अगर इसके हिसाब से देखें तो इस और इसके हिसाब से देखें तो ये आउटर इफ़ है और ये इनर इफ़ है। इसी तरह इन दो को भी देखें तो ये इनर इफ़ है और ये आउटर इफ़ है। तो इसका मतलब है एक आउटर इफ़ में ज़्यादा इनर इफ़ भी हो सकती हैं। नेस्टेड इफ़ का स्ट्रक्चर जो हो सकता है वो इस तरह भी हो सकता है। और यहाँ से आपको मल्टीपल इफ़ स्टेटमेंट की भी समझ आ गई होगी। मल्टीपल इफ़ स्टेटमेंट में क्या होता है, एक इफ़ कंडीशन के बाद आप दूसरी इफ़ कंडीशन को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, ठीक है। और आप इसी तरह जितनी भी इफ़ कंडीशन लगाना चाहें आप क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। यानी मल्टीपल इफ़ इस तरह काम करती है। लेकिन मल्टीपल इफ़ कंडीशन के अंदर आप याद रखेंगे कि ये पहली कंडीशन चेक होती है, ये कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। तो फिर ये कंडीशन, ये ट्रू हो या फॉल्स हो, दूसरी कंडीशन चलेगी और फिर तीसरी कंडीशन। जैसे एक इंडिविजुअल इफ़ चलता है, आप कह लें कि ये सारी एज ए इंडिविजुअल सेपरेट इफ़ हैं, जो कि उसी तरह इफ़ कंडीशन जैसे काम करती है, बिल्कुल सारे इंडिविजुअली उसी तरह काम करेंगे। और नेस्टेड इफ़ में क्या होता है कि नेस्टेड इफ़ में ऐसे होता है कि आपकी पहले आउटर इफ़ चेक होती है। अगर आउटर इफ़ कंडीशन ट्रू होगी तो इनर इफ़ तभी चलेगी। अगर आउटर इफ़ कंडीशन फॉल्स हुई तो ये क्या होगा, इस बॉडी से, इस ब्लॉक से, ये जो ब्लॉक है इफ़ कंडीशन का, इससे बाहर आ जाएगा और ये इनर इफ़ एग्जीक्यूट नहीं होगी। इनर इफ़ तभी एग्जीक्यूट होगी जब ये कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। तो नेस्टेड इफ़ इस तरह। और नेस्टेड इफ़ से अवॉइड करना हो, हम नेस्टेड इफ़ की जगह मतलब नेस्टेड इफ़ की जगह कुछ और करना चाहें, नेस्टेड इफ़ ना यूज़ करना चाहें, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, कंडीशनल लॉजिकल ऑपरेटर को यूज़ करना होता है। जैसे ये देखें ना, कंडीशन 1 है, कंडीशन 1 ट्रू होगी तो फिर कंडीशन 2 की तरफ आएंगे, वो ट्रू होगी तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या होगी, एग्जीक्यूट होगी। अब देखें यहाँ पे क्या है कि ये जो स्टेटमेंट हमारी है
ये स्टेटमेंट तभी चलेगी जब ये कंडीशन भी ट्रू होगी और ये दूसरी कंडीशन भी ट्रू होगी। तो ये नेस्टेड इफ का स्ट्रक्चर है। अगर मैं चाहता हूँ कि ये दोनों कंडीशन चेक्ड भी हों लेकिन नेस्टेड इफ को मैं ना यूज़ करूँ, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, लॉजिकल ऑपरेटर एंड ऑपरेटर को यूज़ करना पड़ेगा। तो अब देखें, कंडीशन 1 भी चेक होगी, कंडीशन 2 भी चेक होगी और दोनों ट्रू होंगी तो ये स्टेटमेंट चलेगी। तो जैसे नेस्टेड इफ से काम हो रहा था बिल्कुल उसी तरह हम क्या कर सकते हैं, एंड ऑपरेटर से भी काम कर सकते हैं। ठीक है, इसकी एग्जांपल में आप करना चाहें तो एग्जांपल में कुछ ऐसे कर सकते हैं कि आप $, एक्स वेरिएबल ले लें 5 और $y वेरिएबल ले लें और इसके अंदर रखवा दें 10। तो अब देखें, मेरी एक कंडीशन है कि x जो है वो लेस देन 10 होना चाहिए और मेरी दूसरी कंडीशन है कि जो y की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 10 होनी चाहिए। x जो है वो लेस देन 10 होना चाहिए और y जो है वो ग्रेटर देन 10 होना चाहिए। तो मैं प्रिंट करवाऊंगा कि हम यहाँ पे जस्ट सिंपली ट्रू प्रिंट करवा देते हैं। अब देखें, ये पहले कंडीशन चेक होगी, ये कंडीशन ट्रू हुई तो फिर ये कंडीशन चेक होगी और फिर एको प्रिंट होगा ट्रू। अब यहाँ पे भी आप चाहें तो कुछ प्रिंट करवा दें, एको यहाँ पे जस्ट आउटर इफ प्रिंट करवा दें ताकि आपको पता चले कि ये कंडीशन जब ट्रू होती है तो ये ब्लॉक पूरा चलता है और ये वाला जो ब्लॉक है ट्रू वाला ये तभी चलेगा जब दूसरी कंडीशन भी ट्रू होगी। तो इसको आप सेव करके एक बार एग्जीक्यूट करके देख लें। अब PHP सर्वर को स्टार्ट कर लें। हमारा सर्वर अपाची सर्वर स्टार्ट नहीं था तो अपाची सर्वर को दोबारा स्टार्ट कर लेते हैं और फिर इसको रिफ्रेश करते हैं। फाइल का नाम है LEC। तो ये देखें आउटर इफ, इसका मतलब है आउटर इफ क्यों चली, क्योंकि 5 लेस देन 10 था और कंडीशन ट्रू थी तो आउटर इफ। यहाँ पे बेशक आप क्या लिख लें, इनर इफ, ताकि आपको समझ आए। अब मैं क्या करता हूँ, इस कंडीशन को भी ट्रू कर देता हूँ, 11 कर देता हूँ। अब 11 ग्रेटर देन 10 होगा तो इसका मतलब है ये भी चलेगी, ये वाली भी चलेगी और ये वाली भी स्टेटमेंट चलेगी। तो आप इसको दोबारा रिफ्रेश करें तो इनर इफ भी लिखा हुआ है, आप चाहे तो इसके साथ BRB डाल दें ताकि न्यू लाइन आए। तो देखें इनर इफ भी आ रही है और आउटर इफ भी आ रही है। अब देखें, आप बेशक ये वाली कंडीशन ट्रू रहने दें लेकिन आप पहली जो कंडीशन है उसको क्या कर दें, फॉल्स कर दें। तो फॉल्स करें, 15 कर दें एक्स की वैल्यू, तो अब देखें कोई भी आउटपुट नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि पहली ही कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। तो वो इस ब्लॉक के अंदर इंटर ही नहीं हुआ। तो इस तरह हमारी क्या करती है, नेस्टेड इफ काम करती है। इसके बाद हम बात करेंगे मल्टीपल इफ़ की। मल्टीपल इफ़ की अगर हम बात करें तो वो कुछ यूँ काम करती है, यानी मैंने कहा था कि जिसके अंदर आप एक इफ़ के बाद दूसरी इफ़ को यूज़ करते हैं। तो ये देखें, एक इफ़ और उसके बाद हमारी दूसरी इफ़, यहाँ पे हो सकता है कि इफ़ के साथ एल्स भी हो, हर इफ़ के साथ एल्स भी आप यूज़ कर सकते हैं। और ये उसी तरह काम करती है जैसे सिंगल एज इंडिविजुअल इफ़ काम करती है, बिल्कुल वैसे ही काम करेगी। और ये जो मल्टीपल इफ़ है, याद रखिएगा, ये वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हमने सारी कंडीशंस को चेक करना हो तो हम मल्टीपल इफ़ स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं। ठीक है, यानी अगर मैं आपको कहता हूँ सारे वो स्टूडेंट, यानी फॉर एग्जांपल आप कुछ ऐसे कर रहे हैं कि स्टूडेंट 1, या आप ऐसे कर लें मास 1, $50, मास 2, 30, मास 3, 33, मास 4,
99। अब देखें फॉर एग्जांपल ये है और सिंपल हम सिंपल स्ट्रक्चर से इसको क्या कर रहे हैं तो यानी कोई लूप या एरे के बगैर हम कर रहे हैं। तो इसको कैसे करेंगे कि अगर हमें वो कहता है कि आपके पास ये चार वेरिएबल्स हैं और आपने क्या करना है कि उन वैल्यूज़ को डिस्प्ले करना है जो जिनकी वैल्यूज़ 33 से ग्रेटर देन है। तो आप देखें मैं कैसे करूँगा कि पहली बार मैं लगाऊँगा $, M1 ग्रेटर देन 33, उसके बाद M1 M2 ग्रेटर देन 33, M1 यहाँ पे प्रिंट करवा दूंगा, यहाँ पे M2 प्रिंट करवा दूंगा और हर एक के बाद आप BRB करते जाएं। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट आप लिखेंगे M3 और फिर M4, M3 M4। ठीक है, अब देखें मैंने कहा कि जो 33 से ग्रेटर वैल्यूज़ हैं वो क्या हो जानी चाहिए, वो मुझे डिस्प्ले होनी चाहिए, M1 M2 M3 और M4। अब अगर आप इसको चलाएं तो आप देखेंगे आपको 3 प्रिंट होने चाहिए जो 33 से ग्रेटर हैं, M1 M4। हाँ ठीक है, M1 और M4 क्योंकि हमने ग्रेटर देन 33 रखा हुआ है और ये 33 है, ये 33 ग्रेटर देन 33 कंडीशन ट्रू नहीं होगी। ठीक है, M3 की वैल्यू अगर आप इसको 34 करें तो फिर ये कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। तो अब देखें M1 और M4 जो है वो 33 से ग्रेटर हैं, तो ये दो क्या हो गई, डिस्प्ले हो गई। हम ऐसे जगह पे मल्टीपल इफ स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं जहाँ पे हमने ऐसा करना हो कि हमने तमाम पे कंडीशंस को चेक करना हो। ठीक है, यानी जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि तमाम वैल्यूज़ को चेक करो कि जो 33 से ग्रेटर है तो उनको ले आओ। जैसे अक्सर मैं एग्जांपल देता हूँ कि मैं आपको कहता हूँ कि बैक साइड पे क्या पड़ी हैं, स्टिक्स पड़ी हैं और मैं आपको एक स्टिक देता हूं कि इससे जितनी भी बड़ी स्टिक्स आपको मिलती हैं वो सारी उठा के लाएं। तो इसका मतलब है आपको तमाम स्टिक के साथ कंपैरिजन करना पड़ेगा, हर एक स्टिक के साथ कंपैरिजन करके जितनी नंबर ऑफ स्टिक्स उससे बड़ी होंगी आप उठा के ले आएंगे। तो ऐसे सिनेरियोज के अंदर ऐसे उसके अंदर हम क्या यूज़ करते हैं, प्रॉब्लम के अंदर मल्टीपल इफ़ स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो होता है वो इफ़ एल्स इफ का स्ट्रक्चर होता है, हम इसी को ही एल्स इफ में कन्वर्ट कर देते हैं। पहले सिंटैक्स क्या होता है कि पहला इफ़ होता है यानी इफ़ सिंपल आपने और कंडीशन लिखना है, फिर बाकी जितनी भी आएंगी उनके साथ आप एल्स लगा देंगे यानी एल्स इफ लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट बन जाएगी। ठीक है, और इसके लास्ट पे आपके पास चॉइस होती है एल्स लगाएं या ना लगाएं। अब ये एल्स भी लिख देता हूं ताकि आपको पता चले कि इस एल्स का क्या पर्पज़ है। अब देखें कि ये जो मल्टीपल इफ़ था ये कन्वर्ट हो चुका है किसके अंदर, इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट के अंदर। अब क्या होगा, अब ये होगा कि पहली कंडीशन चेक होगी और पहली कंडीशंस अगर ट्रू हो गई तो बाकी सारी क्या हो जाएंगी, स्किप हो जाएंगी। यानी इस इफ़ एल्स इफ को हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें ये कंफर्म ये होता है कि इनमें से कोई भी एक ट्रू हो गई तो बाकियों को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। वही दोबारा पुरानी एग्जांपल की तरफ आए, जैसे मैंने कहा कि मैं आपको एक स्टिक देता हूँ और बैक पे बहुत सारी स्टिक पड़ी हैं और आपको कहता हूँ कि जितनी भी इससे बड़ी स्टिक्स हैं तो आप उठा के लाएं। तो आप हर एक स्टिक के साथ उसको कंपैरिजन करेंगे, आपको चाहे पहली स्टिक भी बड़ी मिल गई, फिर दूसरी भी मिल गई, फिर 10वीं मिल गई, फिर आपको 20th स्टिक मिल गई, तो आपके पास 10-15 जितनी भी इससे बड़ी स्टिक मिलेंगी आप उठा के ले आएंगे। तो आपने हर एक को कंपेयर किया, तो वहाँ पे तो मैंने कहा था कि मल्टीपल इफ। अब इफ एल्स इफ कहाँ पे यूज़ होता है, जहाँ पे मैंने कहा कि कोई भी एक कंडीशन ट्रू होती है तो आपको बाकी को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी तरह अगर मैं आपको स्टिक देता हूँ और मैं कहता हूँ इससे कोई बड़ी स्टिक ले आओ, तो इसका मतलब है आपको तमाम के साथ कंपैरिजन नहीं करना। हो सकता है वर्स्ट केस में आपको तमाम के साथ कंपैरिजन करना पड़े, लेकिन
अगर आपको पहली फॉर एग्जांपल आप जाते हैं और पहली स्टेक की कंपेयर करते हैं और वो बड़ी होती है, तो बाकी आप तमाम स्टेक को छोड़ देंगे, कंपैरिजन नहीं करेंगे, आप वही एक बड़ी स्टेक ले आएंगे वापस। लेकिन अगर आपको पहली बड़ी स्टेक नहीं मिलती तो फिर आप दूसरी स्टेक उठाएंगे और कंपैरिजन करेंगे, फिर तीसरी, फिर चौथी, तब तक आप कंपैरिजन करते रहेंगे जब तक आपको इससे बड़ी स्टेक ना मिल जाए। ठीक है, तो अब क्या होगा कि इसी तरह यहाँ पे भी क्या होगा कि ये चेक करेगा कि M1 की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 33। अगर तो ग्रेटर देन 33 है तो यहाँ पे M1 क्या हो जाएगा, डिस्प्ले, और ये सारे क्या हो जाएंगे, स्किप हो जाएंगे। ठीक है, अगर ये फॉल्स होती है तो फिर ये दूसरी पे जाएगा, दूसरी कंडीशन चेक करेगा। अगर ये ट्रू होती है तो ये वाली इसकी जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा और बाकी सारी नीचे आने वाली स्किप हो जाएंगी। इसी तरह ये मूव करता जाएगा, ऊपर वाली फॉल्स होगी तो नेक्स्ट को ट्राई करेगा और तब तक ट्राई करता जाएगा जब तक ये ट्रू नहीं हो जाती। और अगर कोई भी ट्रू नहीं होती तो फिर तो क्या होगा कि अगर आपने एल्स लिखा है तो एट द एंड एल्स को एग्जीक्यूट कर देगा, अदरवाइज क्या करेगा कि ये सारी क्या हो जाएंगी, स्किप हो जाएंगी, क्योंकि एग्जीक्यूट नहीं होंगी, किसी की भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी अगर सारी की सारी क्या होंगी, फॉल्स होंगी। और अगर आपने एल्स लिखा है तो ये सारी अगर फॉल्स हो जाती हैं तो एल्स ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। यानी ऐसे है कि मैं आपको कहता हूँ कि इससे बड़ी स्टिक ढूंढो, फिर मैं साथ में कहता हूँ कि अगर इससे बड़ी ना मिले तो कोई भी उठा लाना, तो या मैं कोई और स्टेटमेंट दे देता हूँ, तो इसका मतलब है वो किसी कंडीशन के अंडर नहीं आ रही। आप पहले चेक करेंगे क्या, स्टेक्स को कंपैरिजन करना, अगर कोई बड़ी स्टेक मिली तो ठीक है, अदरवाइज जो मैंने कहा था कि अगर बड़ी स्टेक नहीं मिलती तो ये कर लेना, तो वो फिर आप एल्स वाली स्टेटमेंट को क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। तो इसको आइए चला कर देखते हैं। अगर चलाएं तो अब देखें हमारे पास M1 ही जस्ट डिस्प्ले हुआ, बाकी सारी क्या हो गई, स्किप हो गई, क्योंकि M1 कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू हो रही है। आप इसको क्या कर दें, 20 कर दें, ताकि आपको पता चले कि अब पहली भी फॉल्स हो जाएगी, दूसरी भी फॉल्स, तीसरी भी फॉल्स, चौथी जाके ट्रू होगी। तो ये ट्रू होगी तो हमें M4 क्या होगा, डिस्प्ले होगा। तो ये देखें हमें M4 डिस्प्ले हुआ। अगर आप M4 को भी क्या कर दें, यहाँ पे फॉल्स कर दें, तो आपको एल्स पोर्शन चलता हुआ नज़र आएगा, नॉट वन ट्रू। और अगर आप एल्स पोर्शन नहीं लिखते तो फिर आपको इनमें से मतलब आपकी ये जो कंडीशनल स्ट्रक्चर है, इस इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट में से कोई भी एग्जीक्यूट होता हुआ नज़र नहीं आएगा। तो यहाँ तक हमारी इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट भी हो गई। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट जो कि आप कह सकते हैं कि इसी का ही अल्टरनेटिव है इफ़ एल्स इफ का, लेकिन वहाँ पे हमारे पास कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं। लिमिटेशंस ऐसे कि जो इफ़ एल्स इफ है वो हमारी इक्वल टू के लिए काम करती है, और यानी जहाँ पे हमने जस्ट इक्वल टू को कंपेयर करना हो तो वो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। और दूसरा वो इंटीजर वैल्यूज़ के लिए हम यूज़ करते हैं, इसी तरह हम कैरेक्टर्स के लिए यूज़ करते हैं या स्ट्रिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो जैसे स्विच को हम यूज़ कैसे करते हैं, स्विच को यूज़ करने के लिए हम यहाँ पे स्विच लिखते हैं, यानी इसके अगर सिंटैक्स की बात की जाए तो स्विच कीवर्ड आता है। सबसे पहले मैं सिंटैक्स लिख देता हूँ इसका, ये हम ख़त्म कर देते हैं। स्विच, और यहाँ पे हमारी क्या आ जाती है, एक्सप्रेशन आ जाती है, और उसके बाद यहाँ पे हमारा ब्लॉक स्टार्ट हो जाता है और इसके अंदर बनते हैं केस। अब केस 1, ठीक है, उसके बाद आपकी स्टेटमेंट आ जाएंगी जो कि केस 1 को मैच करने के बदले में जो आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे आता होता है ब्रेक की स्टेटमेंट। ब्रेक कीवर्ड है जो कि क्या करवाता है, यहाँ पे इसको स्टॉप करवा देगा, यानी स्विच एक्सप्रेशन से इसको एग्ज़िट करवा देगा, बाहर निकाल देगा। और अगर ये केस 1 ट्रू नहीं होता तो फिर क्या होगा, केस 2। और केस 2 के अंदर आप यहाँ पे कह सकते हैं कि कोई भी वैल्यू आ सकती है, ठीक है, जिसको आपने क्या करना है, कंपेयर करना है। फिर उसके बाद आपकी इसकी स्टेटमेंट्स आ जाएंगी, और इसी तरह इसके नीचे भी क्या आएगा, ब्रेक आ जाएगा, और इसी तरह नेक्स्ट आपका केस आ जाएगा, फिर नेक्स्ट केस आ जाएगा। और जैसे वहाँ पे क्या होता है कि एट द एंड हम एल्स को यूज़ करते हैं इफ़ एल्स इफ में, इधर हम क्या यूज़ करते हैं, डिफ़ॉल्ट, ठीक है।
और डिफ़ॉल्ट तभी एग्जीक्यूट होता है जब ऊपर वाले तमाम केसेस क्या हो जाते हैं, फॉल्स हो जाते हैं, तो फिर डिफ़ॉल्ट की स्टेटमेंट क्या होती हैं, एग्जीक्यूट होती हैं। और इसके एंड पे हमें ब्रेक लगाने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ये लास्ट ही है, इसके बाद हमारी कोई केस या स्टेटमेंट नहीं लिखी होती, तो इसके बाद हमें ब्रेक लगाने की ज़रूरत नहीं होती। अब देखें ये भी उसी तरह ही फेल्स इफ के अंदर की तरह ही काम करता है कि सबसे पहले केस 1 को चेक किया जाएगा, यानी पहले केस के साथ वैल्यू मैच की जाएगी। अगर ये केस हो गया ट्रू तो फिर ये स्टेटमेंट्स क्या हो जाएंगी, एग्जीक्यूट हो जाएंगी, और इस स्टेटमेंट के एग्जीक्यूट होने के बाद ये ब्रेक कर जाएगा, ठीक है, यानी सो इस स्टेटमेंट से एग्जिट कर जाएगा, बाहर आ जाएगा। अगर ये क्या होती है, फॉल्स होती है, ये मैच नहीं होती, तो फिर केस नेक्स्ट केस की तरफ मूव करेगा, और तब तक ये नेक्स्ट केस की तरफ मूव करता रहेगा जब तक कोई इनमें से मैच ना हो जाए। जब कोई मैच हो जाएगी, ट्रू आंसर करेगी, तो उसकी स्टेटमेंट्स को चलाने के बाद वो क्या कर जाएगा, ब्रेक। और अगर ये तमाम केसेस मैच नहीं करते तो फिर एट द एंड अगर आपका डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट लिखी है तो डिफ़ॉल्ट वाली स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो इस तरह स्विच स्टेटमेंट क्या करती है, काम करती है। स्विच स्टेटमेंट की अगर एग्जांपल की बात की जाए तो हम एग्जांपल में ले लेते हैं, वीक डे ले लेते हैं, और उसके बाद हम क्या करते हैं कि प्रिंट करवाते हैं कि कौन सा वीक है। तो मैंने वेरिएबल क्या लिया, वीक डे, इसको पास कर देता हूँ। अब मैं केस चेक करता हूँ, 1 2 3 4, और इसी तरह हम बना देते हैं 5 6 7। हम स्टार्ट करते हैं मंडे। मंडे, ट्यूसडे, उसके बाद वेडनेसडे, उसके बाद नेक्स्ट थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, यानी यहाँ पे नन कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए मैंने वीक डे लिया, वीक डे नंबर लिया, और मैं चेक करूँगा कि ये कौन सा केस इक्वल होता है, क्योंकि मैंने 4 लिया हुआ है। तो अब मुझे पता है एज अ ह्यूमन के ये केस 4 क्या होगा, मैच करेगा, और केस 4 जैसे ही मैच करेगा तो यहाँ पे थर्सडे मेरी आउटपुट आनी चाहिए। तो इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। ये देखें थर्सडे क्या हुआ, डिस्प्ले हुआ। आप चेंज करके देख सकते हैं, 6 करके देख लें तो सैटरडे आया। आप इसको चेंज करके 9 करके देख लें तो डिफ़ॉल्ट चलना चाहिए, तो डिफ़ॉल्ट चलेगा। तो ये देखें नन डिस्प्ले हो गया, ठीक है। तो इस तरह हम क्या करते हैं, स्विच स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं। अगर हम इसको करेक्टर लेंगे तो हम यहाँ पे जो वैल्यूज़ लिखेंगे उनको भी क्या करेंगे, सिंगल कोटेशन में। अगर हम स्ट्रिंग लेंगे तो फिर डबल कोटेशन के अंदर हम क्या करेंगे, इनको लिखेंगे। तो यहाँ तक हमारी जितनी भी कंडीशनल स्ट्रक्चर थी वो सारी कंप्लीट होती हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।